टेक्नोलॉजी में पड़ोसी चांद पर पहुंच गया, हम तो उधर। मैं नहीं मानता। यहाँ से ऊपर तक का फासला कितना आपको आइडिया है? क्या उन लोगों को आइडिया कि चांद तक का इतना फासला? पाकिस्तान में वही लोग नाखुश होंगे जो साइंस के बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा। ये पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मदरसे में पढ़ाई करेंगे तो क्या खाक इनको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा। मदरसे में पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ की बढ़ोतरी होगी। पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। उसका धंधा है भाई, ये उनका कारोबार है। अरे भाई, जिस मदरसे में ऐसे टीचर होंगे तो क्या होगा सोचिए। चांद फट गया, शक हो गया, दो टुकड़ों में मुनकसिम हो गया। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अच्छा, तो आज हमको चंद्रयान 3 पर रिएक्शन दिखाएंगे। पाकिस्तानी मदरसे स्टूडेंट वर्सेस इंडियन गुरुकुल स्टूडेंट का एजुकेशन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ना? तो चलिए पहले पाकिस्तान मदरसे में चलते हैं, प्रूफ के लिए अपनी आंखों से देख लीजिए। चलो भाई। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब थे इंडिया इस्लाम खत्म करना नहीं चाहता, तुम्हारा जहलियत खत्म करना चाहता है, तुम्हारा मदरसे छप ज्ञान को खत्म करना चाहता है इंडिया। मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरे भाई, तू अपनी मदरसे छप ज्ञान अपनी पास ही रखना। धरती घूमे या ना घूमे, तेरी बात सुन के लोगों का दिमाग जरूर घूम जाएगा। मतलब तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। गंवारों के मुखिया भैया, तेरे चूल्हे में गिली लकड़ी भरी है, फूंक रहा हूँ, जलती नहीं। तेरी हिसाब से सूरज घूमने से मौसम ठंडा या गर्म हो या ना हो, तेरी बात सुन के मेरी मत्था गर्म जरूर हो रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है। अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है। अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम? नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। ज़मीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने? नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि ज़मीन नहीं घूमती है? मैंने साबित अकीद पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अबे गधे मदरसे छप ज्ञानी, चाहे धरती ना घूमे लेकिन तुम लोग को इस्लाम के नाम पर मौलाना ने घुमा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि ज़मीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती।
कर सभी पर आते हैं कि जमीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। घूमती, सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं घूमती है जमीन, ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फर्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना ये। इस्लाम में है ये। अच्छा, ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। आप बच्चे क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर आला हजरत का ओपिनियन था, ठीक है, उन्होंने अपने मुशाहदात, इधर आ जाओ, वायर से इधर हो जाओ। उन्होंने अपने मुशाहदात की रोशनी में बताया तो गलत भी हो सकता है। अच्छा, हमको सिखा रही है। इसका मतलब आला हजरत ने तुमको गलत बताया, इसलिए तुम लोग जिहादी बनते हो, इसलिए तुम लोग आतंकवादी बन जाते हो, गले में बम बांध के 72 हुरों के पास जन्नत में जाते हो। अच्छा तो दोस्तों, इनकी बकवास बहुत हो गया। अब लौटते हैं इंडिया। हमारी हजारों सालों का अध्ययन पद्धति जानने के लिए किसी गुरुकुल में चलते हैं। चलो भाई। अथर्ववेद में सारा विज्ञान के बारे में बताया जाता है, मींस जिसमें सर्जरी के बारे में भी आ जाता है, बायोलॉजी और जितने टाइप की भी साइंस होती है सारी अथर्ववेद के अंदर है। अच्छा, तो इसमें मुझे सर्जरी और बायोलॉजी के बारे में दिखाओ, क्या आपने पढ़ी है इसमें? हाँ जी, बताइए कौन से पेज में है, क्या है? अथर्ववेद के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर सर्जरी के बारे में आता है। अच्छा, जिसमें लिखा है मतलब जो सर्जरी है वो कई प्रकार की होती है, जैसे चरक संहिता है और सुश्रुत संहिता है, ये लिखी गई हैं। चरक संहिता महर्षि चरक ने लिखी है, जो एक टाइम के लिए सबसे पहले ऋषि थे जिन्होंने पाचक मीन्स डाइजेशन और शरीर प्रतिरक्षा मीन्स एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था। उन्होंने मोतियाबिंद जैसे कैटरैक्ट, जो कैटरैक्ट है उसके बारे की चिकित्सा भी बताई थी। और जो महर्षि सुश्रुत हैं उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। उसमें क्या है? उसमें विविध प्रकार के मीन्स अलग अलग प्रकार के शल्य चिकित्सा मीन्स ऑपरेशंस के बारे में लिखा हुआ है। जैसे उनके चिकित्सा में इन ऑपरेशंस को अलग अलग नाम दिया गया, जैसे छेद्य मतलब अलग अलग छेदन करना, भेद्य मतलब उसको अलग बिल्कुल भेद में करना, एक अलग ऐसे, सीव्य मतलब जो घाव हैं उनको सीलना, और जो एश्य मतलब जो नाड़ी होती हैं मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें जो घाव आ जाते हैं उनको ढूंढना। जैसे हमारी मॉडर्न साइंस है उसमें ऐसा है कि उनको हम काटेंगे, फिर उसके बाद उसमें देखना पड़ेगा कि सर्जरी होती है, उसके लिए सीधा सर्जरी होती है। पर हमारा जो वैदिक काल है वो ऐसा रहा है कि जिसमें वो बिना कुछ काटे वो बस ऐसे ही टच करके और फील करके बता देते थे कि क्या हो रखा है, और उसका जो जैसे हमें सर्जरी करनी पड़ती है अभी अगर कुछ भी ऐसा हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पर वो ऐसी औषधियाँ होती थी पहले कि विदाउट कोई सर्जरी विदाउट कोई कट सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता था। मतलब हमारा जो आयुर्वेद है वो ये कहता है कि जो मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो ये बताता है कि जो चिकित्सा है कि कोई रोगी हो जाए तो उसकी चिकित्सा बताता है, पर जो आयुर्वेद है उसमें चिकित्सा से पहले ही रोग का मतलब रोग हो ही ना ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। आज इसरो के चीफ कहते हैं कि विज्ञान जो है वो वेदों से निकला है, तो कैसा लगता है आप सभी को? अंदर से खुशी हुई।